नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे बंधन फ्लेक्सी कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर विराज कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वीपी इक्विटीज हैं बंधन एएमसी से। विराज जी नमस्कार, स्वागत है आपको। और बंधन फ्लेक्सी कैप फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स, तमाम बारीकियां आपसे समझेंगे और फंड की परफॉर्मेंस इनफैक्ट हम देख भी रहे थे सिंस इंसेप्शन, या पिछले 3 साल 5 साल किसने लमसम लगाया हो या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया हो, डबल डिजिट रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं ऑन एन एवरेज। इस फंड की के पीछे आपकी क्या फिलॉसफी है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले क्विकली एक व्यू मार्केट्स पर। पहला सवाल तो ये कि करंट मार्केट सिचुएशन पर आपकी राय क्या है, क्योंकि करंट मोमेंटम देखें तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, भरोसे की कमी क्लियरली इन्वेस्टर्स के मन में दिखाई दे रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या एक्सपेक्ट करें अगले 6 महीने साल भर में रिटर्न्स के हिसाब से, क्या व्यू है? देखिए, मार्केट अगर हम आज देखें तो जो एटलीस्ट जो लार्ज कैप्स है मार्केट में, निफ्टी है या टॉप 100-200 कंपनीज है मार्केट में, ये कंपनीज का जो वैल्यूएशंस है आज के तारीख में या पिछले 1 साल से 6 महीने से वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो गए, क्योंकि सितंबर 24 से मार्केट कहीं नहीं गया है। आपका अर्निंग्स में ग्रोथ आया है, कम आया है बट थोड़ा तो आया है। तो आई थिंक दो प्रॉब्लम हुई है पिछले 1 साल में। एक है कि एफआई सेलिंग काफ़ी हैवी रही है इंडिया में ओवर द लास्ट 12 मंथ्स 15 मंथ्स। और दूसरा प्रॉब्लम ये रहा है कि अर्निंग्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है। तो जो हमने 14-15% अर्निंग ग्रोथ लास्ट ईयर एक्सपेक्ट किया था, एक्चुअली दैट हैज़ कम सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट या मिड टू हाई सिंगल डिजिट के आसपास आया है। तो आई थिंक वो ये दो चीज़ों के कारण मार्केट हैज़ बीन फ्लैटिश 1 साल के लिए। निफ्टी हमने देखा ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा करेक्शन आया है टू दैट एक्सटेंट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक बड़ा वेरिएबल रहेगा डायरेक्शन ऑफ एफआई फ्लोज। बिकॉज एफआई इतना स्टेडीली बेचे जा रहे हैं, उसकी वजह से डिस्पाइट ये म्यूचुअल फंड फ्लो या अदर जो डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, मार्केट न्यू हाई नहीं बना पा रहा। तो अगर हम अगले 6 महीने 9 महीने 12 महीने की बात करें तो अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप दिख रहा है। वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि बिटवीन 12-15% ग्रोथ अर्निंग्स का आना चाहिए अगले साल में। वैल्यूएशन अगर हम निफ्टी का देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास में निफ्टी का वैल्यूएशन आ गया है। तो यहाँ से अगर एफ आई फ्लोज, इवन इफ दे डोंट कम बैक, एफ आई फ्लो आउटफ्लो भी कम हो जाता है या बंद हो जाते हैं, दैट वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट कि जितना अर्निंग ग्रोथ आए उतना मार्केट कैन कंपाउंड। स्पेशली द लार्ज कैप्स या लार्ज मिड जो कैटेगरी है जहाँ पे वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास में है। अगर हम मिड कैप देखें, छोटे मिड कैप देखें या स्मॉल कैप देखें, वहां पे अभी भी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रॉती है, लास्ट ईयर वैल्यूएशन बड़े फ्रॉती थे, तो 1 साल में वैल्यूएशन फ्रॉथ कम हुआ है बट चीप नहीं हुए हैं अब तक। तो मेरा ये मानना है कि अगर एफ आई आउटफ्लोज बंद होते हैं या एफ आई फ्लोज कम बैक, अर्निंग ग्रोथ पिकअप तो दिख रहा है। तो ओवर द नेक्स्ट 9-12 मंथ्स निफ्टी रिटर्न शुड बी इक्वल टू अर्निंग ग्रोथ, जो कहीं पे भी लो टू मिड डबल डिजिट के रेंज में हो सकता है। और मिड एंड स्मॉल कैप में मे बी थोड़ा और कंसोलिडेशन लगेगा। वहां पे भी काफी सारे सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स है इवन इन द स्मॉल कैप्स जहाँ पे वैल्यूएशन आज की तारीख में काफी रीजनेबल हो गए हैं। ओके। तो वहां पे बॉटम अप बेसिस पे अपॉर्चुनिटी है। ब्रॉड बेस्ड मिड एंड स्मॉल कैप आई विल नॉट स्टिल बी वेरी पॉजिटिव नाउ। ओके, सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, यानी ओवरऑल मिड स्मॉल कैप्स को लेकर उतना कंफर्ट नहीं है। अच्छा विराज, एक सवाल और, उसके बाद हम बंधन फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ बढ़ेंगे। अगर इनफैक्ट ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं हमेशा फ़ायदेमंद फंड के शो में जो भी हमारे साथ फंड मैनेजर्स बैठते हैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि ये तमाम सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हमारे पर्सनल फाइनेंस शो के थ्रू बहुत मिलते हैं व्यूअर्स की तरफ। वो ये कि इज़ इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? लमसम इन्वेस्ट करने का क्या ये सही समय है, या फिर अगले 6-9 महीने में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें, इस तरीके से प्लान करें? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि अगर अभी पैसे डाल दिए, साल भर में कुछ पैसे नहीं बने, तो वो 1 साल का टाइम होराइजन उनका वेस्ट हो जाएगा। राइट अप्रोच विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट सिनेरियो में आपके हिसाब से क्या है? आपने जो सेकंड पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है। स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट विद अ 6 to 9 मंथ फ्रेम, यह मुझे सबसे सही लगता है। बिकॉज अगर हम ग्लोबली भी देखें, काफ़ी सारे इवेंट्स है ग्लोबली, जैसे टैरिफ का आउटकम क्या है, यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा, देर आर मेनी क्वेश्चन मार्क्स।
एंड इसमें अगर कुछ एडवर्स इवेंट आता है तो उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है फ्रॉम अ ग्लोबल फ्रंट, नॉट फ्रॉम अ डोमेस्टिक फ्रंट। और हम जो रेट ऑफ एफआई सेलिंग देख रहे हैं आज के मार्केट में भी, यहाँ से मार्केट बहुत भागे जाने के चांसेस तो कम है अनलेस एंड अनटिल एफआई सेलिंग कम हो जाता है। तो रीजनेबल स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि स्टैगर्ड 6 to 9 मंथ में पैसा डालो। मार्केट ऐसे लेवल पे आ रहा है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी ठीक लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो इफ यू स्टैगर इट आउट, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट केस आउटकम। ओके, चलिए अब बात करते हैं बंधन फ्लेक्सिकैप फंड की। और मैं इस फंड की परफॉर्मेंस देख भी रही थी। अगर किसी ने एसआईपी की है पिछले 3, 5 या फिर 10 सालों में, तो ऑन एन एवरेज जो एनुअलाइज रिटर्न मिला है वो 14-15% की रेंज में रहा है, विच इज़ गुड एनफ। या फिर जो एक एवरेज रिटर्न हम मान कर चलते हैं म्यूचुअल फंड स्पेस में, उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है। तो पहले तो इनफैक्ट फ्लेक्सिकैप कैटेगरी और बंधन फ्लेक्सिकैप क्या फंड है ये एग्जैक्टली, पहले तो वही समझाइए हमारे व्यूअर्स को। एक मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ। आई हैव बीन मैनेजिंग दिस फंड फ्रॉम फेब ऑफ 24। तब से पिछले 1.5 साल से मैं ये फंड मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं इस पीरियड की बात करूंगा जब से मैं फंड ओके, मैनेज कर। वी कैन ऑब्वियसली लुक एट द लॉन्गर टर्म ऑल्सो। तो पहले तो फ्लेक्सी एज वी ऑल नो, ये गो एनीवेयर कैटेगरी है। मतलब फ्लेक्सी कैटेगरी में आप लार्ज कैप भी ले सकते हो, मिड कैप भी ले सकते हो, स्मॉल कैप भी ले सकते हो। फंड मैनेजर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कौन सा कैटेगरी कितने वेट में लेना चाहिए। दैट इज द कंटेक्स्ट। उसमें हमने क्या किया है कि हमने बोला है कि यस, इस चीज का हम फायदा उठाएंगे और हम फ्लेक्सी कैप फंड में या बंधन फ्लेक्सी कैप फंड में मिड एंड स्मॉल कैप जो वेट्स है, जो स्मिड बोलते हैं, स्मिड वेट जो है वो बिटवीन 20 to 50% चलाएंगे। जब हमें लगता है कि मार्केट बड़े महंगे हैं, हमारा स्मिड वेट 20% के आसपास रहेगा। जब हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट बड़े सस्ते हैं, स्मिड का वेट 50% के आसपास रहेगा। ओके, और 1 साल पहले सितंबर या जून 24 से लेकर दिसंबर 24 तक या फेब 25 तक हमारा स्मिड वेट 20% के आसपास था। आज के तारीख में वी आर क्लोजर टू 30%। ओके। तो 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 आई थिंक ये एक चीज हो गई। सॉरी, मैं जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि हम ये इस फंड को एक बहुत ही बैलेंस तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में अलग टाइप के स्टाइल्स लोग अपनाते हैं। जैसे कोई हाई ग्रोथ होता है, कोई वैल्यू होता है, या कोई गार्प होता है, ग्रोथ एज अ रीजनेबल प्राइस। हमारा ये मानना है कि हर साल सेम स्टाइल आउट परफॉर्म नहीं करता। एक साल में भी वैल्यू डज वेल, एक साल ग्रोथ डज वेल, एक साल में भी गार्ब डज वेल एज सच। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक बैलेंस फंड चलाए विद अ ब्लेंड ऑफ हाई ग्रोथ कंपनीज, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस या गार्ब कंपनीज, एंड डीप वैल्यू कंपनीज। तो मार्केट में कोई भी टाइप का साइकिल चले तो वी आर एबल टू कैप्चर दैट। इसका ये डाउनसाइड भी है कि वी विल नेवर टू बी एबल टू बीट द मार्केट बाय वेरी लार्ज अमाउंट, क्योंकि हमारा कहीं एक स्टाइल पे स्क्यू नहीं है। तो ऐसे बहुत मुश्किल है कि फंड ने इंडेक्स को 10-15% से बीट कर दिया किसी साल में। बट हमारा एंडीवियर है कि कंसिस्टेंट मॉडरेट आउट परफॉर्मेंस, कि बैलेंस पोर्टफोलियो चलाएंगे और कंसिस्टेंटली निफ्टी या इंडेक्स को मॉडरेट अमाउंट से बीट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये फंड का एक फिलॉसफी है। ओके, इनफैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर ही 2-3 सवाल और हैं मेरे पास, वो पूछ लेते हैं विराज। मैं इनफैक्ट पढ़ भी रही थी फैक्ट शीट जो आपने शेयर की थी, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे उसमें लगी वो ये कि उसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ नो स्क्यू टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर स्टाइल। यानी आपका जो फोकस रहता है वो मोमेंटम, क्वालिटी और वैल्यू तीनों पर रहता है। बट इस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो ट्रू स्टाइल की न्यूट्रलिटी है इन प्रैक्टिस रहे, स्पेशली तब जब मार्केट्स काफ़ी बार स्ट्रांगली ग्रोथ को फेवर करते हैं, काफ़ी बार स्ट्रांगली वैल्यू को फेवर करते हैं, उस समय ये फिलॉसफी कैसे काम करती है? और नहीं, ये आपने एकदम ही सही सवाल पूछा। मतलब आई थिंक ये एक टफ पार्ट है, क्योंकि जब आप देखते हैं मार्केट में कि मोमेंटम स्टॉक्स ही सब अच्छे किए जा रहे हैं, देर इज अ टेंडेंसी कि आप चेस करोगे। बिकॉज बिल्कुल ही नेचुरल है कि इफ यू सी दैट एक टाइप के स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, आप जितने हो सकते उतने स्टॉक वो टाइप के खरीदने की कोशिश करो। आई थिंक इसमें डिसिप्लिन इज व्हाट वी वांट टू मेंटेन। मतलब हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा फंड इज ऑलवेज अ बैलेंस, कि मोमेंटम फंड का 1/3, प्रैक्टिकली 1/3 नहीं होता है, बट बिटवीन 25 to 30% ऑफ द फंड इज इन मोमेंटम या हाई ग्रोथ स्टॉक्स।
25 to 30% ऑफ द फंड इज इन वैल्यू स्टॉक्स। और इसके लिए हम कई तरीके के फिल्टर चलाते हैं टू फिगर आउट कि कौन से स्टॉक मार्केट में जो मोमेंटम स्टॉक्स में क्लासीफाई होंगे उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं 15-20 स्टॉक्स या 10-15 स्टॉक्स, वो हम हमारे फंड में लेंगे। सिमिलरली स्क्रीनर चलाएंगे कौन से वैल्यू स्टॉक्स है उसमें जो 10-15 हमें अच्छे लगते हैं वो हम हमारे फंड में लेंगे। तो एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और जब मार्केट में एक स्टाइल बहुत जोर से चलता है थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, बट दैट इज वेयर द डिसिप्लिन कम्स इन। ओके अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस फंड के थ्रू बंधन एएमसी का फोकस रहता है अल्फा जनरेशन पर थ्रू मॉडल बेस्ड काउंटर सिक्लिकल एलोकेशन ऑफ लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये वही स्मिड वाली फिलॉसफी है इसके थ्रू? यस। तो चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, मैंने जो बोला ना आपको 20 to 50% स्मिड रखेंगे। तो हमने क्या किया है ना, एक इन हाउस मॉडल डेवलप किया है। जैसे कोई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लिए लोग मॉडल करते हैं, हमने इसके लिए भी किया है, wherein we compare valuation of large cap versus mids। और जब भी लार्ज कैप वर्सेस मिड मॉडल बताता है कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है स्मिड का, तो 20%। और जब मॉडल बताता है कि स्मिड का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है तो 50% इन स्मिड। दैट इज द थॉट प्रोसेस या फिलोसफी। और इसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंड मैनेजर बायस। क्योंकि आपने जैसे कहा जब मार्केट बेयर मार्केट में होता है तो जाके स्मिड खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। यू वांट टू स्टिक विद द लार्ज कैप्स, द हाई क्वालिटी कंपनीज। बट ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जहाँ पे दैट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंश्योर्स कि जो मॉडल आउटपुट बता रहा है उसके आसपास हमारा स्मिड एलोकेशन होना चाहिए। और वो हमारे पिछले एक साल के पोर्टफोलियो में दिख भी रहा है कि लास्ट ईयर 24 में जब स्मिड बहुत अच्छा कर रहा था तभी भी वी आर रनिंग एट 20% वेट इन स्मिड, हमने चेस नहीं किया। एंड ये साल जब स्मिड में करेक्शन दिख रहा है हमारा स्मिड वेट हैज गॉन फ्रॉम 20% to 30%। तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो दैट मॉडल एज फार एज पॉसिबल। ओके और एक फाइनल क्वेश्चन और आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर भी, उसके बाद और बारीकियों को समझेंगे विराज। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लगी मुझे आपके इस फंड की अप्रोच में, वो ये कि शॉर्टर पीरियड्स में भले ही मॉडरेट परफॉर्मेंस रहे लेकिन कंसिस्टेंट रहे, साथ ही लॉन्गर पीरियड्स में एक सिग्निफिकेंट डेल्टा डिलीवर हो सके। तो किस तरीके मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो रिलेटिवली मॉडरेट बट कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है वो कंपाउंड करती है इनटू मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म अल्फा? ठीक है। तो अगर हम स्टडी करें हिस्ट्री का, तो अगर हम कोई भी कैटेगरी देखे, मिड कैप देखे, लार्ज कैप देखे, वैल्यू देखे या फ्लेक्सी कैप देखे, तो ये कैटेगरी में अगर किसी फंड ने इंडेक्स को 2% से बीट किया है ऑन अ कैगर बेसिस, वो फंड इनवेरिएबली Q1 के आसपास आ जाता है, 2-2.5%। वो क्या होता है कि इन एवरी ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस कोई फंड्स होते हैं जो इंडेक्स को 10% से बीट करते हैं, बट नेक्स्ट ईयर इनमें से काफी सारे फंड्स एंड अप अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स ऑल्सो बाय अ बिग मार्जिन। तो हमारा ये फिलोसॉफी है कि हम ये वी डोंट वांट टू बी +10 एंड -10। ओके, वी वांट टू बी +4 इन गुड ईयर्स, -1 और -2 इन बैड ईयर्स। और अगर हम इसको कंपाउंड करेंगे तो वी शुड आइडियली बी एबल टू बीट द इंडेक्स बाय 2-3% एक लॉन्ग टर्म में। तो आइडिया ये है कि एनुअली हमें Q1 नहीं आना है, एनुअली Q2 आना है कि इंडेक्स को 2-3-4% से बीट करते रहे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। बट अगर हम ये 3 साल 5 साल 7 साल के लिए कंसिस्टेंटली कर पाए, देन हमारा 5 ईयर जो रिटर्न होगा वर्सेस पियर्स, वेरी लाइकली कि हम Q1 में रहेंगे या टॉप 20th परसेंटाइल में रहेंगे। दैट इज व्हाट हिस्ट्री सजेस्ट। तो हम एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि वी डोंट वांट टू गिव +10 1 ईयर और लोग आए परफॉर्मेंस देख के एंड नेक्स्ट ईयर वी आर -10 एंड लोग डिसअपॉइंट हो जाए कि पैसा डाला लेकिन इतना खराब परफॉर्म किया। मोर स्टेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये हमारा एंडेवर है। यानी फोकस इसी बात पर है कि किसी भी मार्केट साइकिल में किसी भी समय इन्वेस्टर इस फंड में एंट्री लें, उनको उनका पैसा बने, चाहे भले ही मॉडरेट परफॉर्मेंस रहे लेकिन पैसा बने। इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच भी है, क्योंकि जो बात आपने मेंशन की वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस समय फेस भी कर रहे हैं कि 2 साल 3 साल पहले जिन फंड्स में पैसे डाले ज़बरदस्त रिटर्न मिले, लेकिन जिन्होंने 1 साल पहले डाले कुछ फंड्स में तो कुछ रिटर्न बने ही नहीं, या तो फ्लैट रहे या नेगेटिव रहे या मार्जिनल 2-3% ऊपर रहे। और इनफैक्ट बंधन फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बता दूं, ऑलमोस्ट 9-10% के रिटर्न पिछले 1 साल में बनते हुए दिखाई दिए, विच इज कमेंडेबल। शायद यही अप्रोच
आपके फेवर में काम भी किया है। अच्छा विराज, अगर करंट मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए अभी किस तरीके से पोजीशनिंग है आपकी लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने? हालांकि आपने कहा 30% मिड कैप ने जिक्र किया, बट स्टिल परसेंटेज टर्म्स में अगर बाइफरकेट करें तो किस तरीके का एलोकेशन है? तो अराउंड लार्ज कैप होगा 70, ओके। मिड कैप होगा 12-13, स्मॉल कैप होगा 17-18। आज के तारीख में एक्चुअली बॉटम अप बेसिस स्मॉल कैप पे वी फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे वैल्यूएशन बेटर है। मिड कैप में फिर भी वैल्यूएशंस काफ़ी फ्रॉथी है आज के तारीख। ओके, तो मिड कैप्स में वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी सी फ्रॉथी है, जहां कंफर्ट है वहां इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस फंड के थ्रू कहां इन्वेस्ट हो रहा है, कहां एक्सपोजर मिलेगा इन्वेस्टर्स को, उस पर भी बातचीत करने के लिए विराज कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि वीपी इक्विटीज हैं बंधन एएमसी से। विराज, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपका एलोकेशन किन किन पॉकेट्स में है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और इन्वेस्टर एपेटाइट पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले आपने क्लियरली कहा कि बायस फिलहाल लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा है कंपैरेटिव टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो अभी किन किन पॉकेट्स में आप ओवरवेट हैं, कहाँ अंडरवेट हैं इस फंड के थ्रू? तो हमारे बड़े ओवरवेट्स आज के तारीख में है, या पिछले एक साल से मोर देन 1 ईयर वी हैव बीन ओवरवेट बैंक्स, both private banks, large and small. PSU banks, we were overweight, अभी थोड़ा वेट कम किया है क्योंकि पिछले 6 महीने में एज यू सी PSU बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वैल्यूएशन फुल हो गए तो हमने वेट काटा है। लेकिन लार्ज प्राइवेट बैंक्स एंड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स बोथ वी आर क्वाइट ओवरवेट। सेकेंड, इंश्योरेंस वी आर क्वाइट ओवरवेट, क्योंकि भले ही न्यूज़ फ्लो सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहा है पिछले कुछ दिनों से, बट अगर हम देखें तो जीएसटी में जो जीएसटी कट हुआ है ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, वो मीडियम टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अब इंश्योरेंस कॉस्ट हैज़ कम डाउन 18%। तो शॉर्ट टर्म में जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। तो हमारा इंश्योरेंस में ओवरवेट है, हमारा आईटी में ओवरवेट है, लार्ज कैप आईटी। ओके। एंड हमारा पिछले 2-3 महीने में कंज्यूमर स्टेपल और डिस्क्रिशनरी कंपनीज, जहाँ पे भी वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी हुआ है और हमें लगता है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है, वहाँ पे भी वी आर ओवरवेट। सो ब्रॉडली बैंक्स, आईटी, कंज्यूमर स्टेपल्स प्लस डिस्क्रिशनरी, ये हमारे ओवरवेट्स हैं। ओके, और आपके इस ओवरवेट बास्केट में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे आईटी लग रहा है, तो मैं आईटी पर आपका एक आउटलुक लेना चाहती हूँ। आईटी में ओवरवेट स्टांस कब से है आपका? अभी भी क्या वैल्यू आईटी में नजर आ रही है वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ के हिसाब से? क्योंकि स्टॉक्स तो काफी करेक्ट हुए हैं, चाहे वो लार्ज कैप बास्केट हो या मिड कैप बास्केट हो। हाँ, तो आईटी में आई थिंक वी हैव बीन ओवरवेट फॉर द लास्ट 5-6 मंथ्स, क्योंकि मुझे याद है कई मार्च अप्रैल के आसपास जब वो ट्रेड डील अराउंड सारा न्यूज़ फ्लो चल रहा था, दैट इज व्हेन द सेक्टर करेक्टेड क्वाइट अ लॉट। और अगर हम देखेंगे आज के तारीख में भी जो लार्ज कैप आईटी है, जो 3-4 मेगा कैप कंपनीज है, उनके डिविडेंड यील्ड 4-5% के आसपास पहुंच गए, एंड दे आर अमंग द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनीज इन द कंट्री। हमें याद होगा 5-6-7 साल पहले पीएसयूज का डिविडेंड यील्ड यूज्ड टू बी द हाईएस्ट, कि पीएसयू लोग खेलते थे डिविडेंड यील्ड के लिए। आज के तारीख में आईटी कंपनीज का डिविडेंड यील्ड पीएसयू के डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा हो गया है। सो इफ यू टेक लार्ज कैप आईटी, डिविडेंड यील्ड 4-5% है। रुपी जितना डिप्रिशिएट करता है उतना उनका अर्निंग्स ग्रोथ तो आता ही है। सो इफ यू हैव सीन रुपी गो फ्रॉम 87 to 91, उतना उनका अर्निंग्स ग्रोथ में वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी रही बात डिमांड की, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एआई रिलेटेड इश्यूज है लोगों को, कि एआई की वजह से इन सब कंपनीज का बिजनेस मॉडल डिसरप्ट होने का रिस्क है। और तो वो रिस्क एक फेयर रिस्क है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट अगर हम देखेंगे तो इंडियन आईटी जो है, दैट्स अ वेरी बिग हायरिंग इंजन। इंडिया में 80 लाख से 1 करोड़ पीपल है हु आर इन्वॉल्व इन द आईटी सर्विसेज सेक्टर। अगर एआई की वजह से ये सेक्टर डिसरप्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आईटी तक नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट हायरिंग पे आएगा, जिसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स पे भी आएगा, जैसे कि रियल एस्टेट, कंजम्पशन, रिटेल एक्सेट्रा, ऑटो, सब पे आएगा। क्योंकि अगर किसी को अपनी जॉब का वरी है तो वो नई गाड़ी या नया घर नहीं खरीदने वाला, फॉर एग्जाम्पल। सो आईटी में ये रिस्क रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता है, अर्निंग्स यील्ड काफ़ी है, और तो सेफ्टी है। और बाकी सारे सेक्टर्स में ये रिस्क अब तक रिफ्लेक्टेड नहीं है एआई का। हमारा बेस केस ये नहीं है कि एआई की वजह से बहुत डिसरप्शन आएगा, जॉब जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
हमारा बेस केस है कि इंडियन आईटी नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके दे कैन ग्रो, बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज अभी काफ़ी फेवरेबल है कि अगर एआई की वजह से डिसरप्शन आता भी है तो भी वो वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन है। अगर नहीं आता है एंड दीज कंपनी स्टार्ट ग्रोइंग देन ऑब्वियसली एक री रेटिंग का भी पोटेंशियल है ये सेक्टर। अच्छा, अब आपके स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी पर आते हैं। तो जब आप रिस्पेक्टिव सेक्टर्स जहां पर आपका कंफर्ट है, जब आप स्टॉक पिक आपने अब तक किए हैं या आगे जो आप पिक करेंगे जब जब स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, क्या कौन कौन से वो पैरामीटर्स रहेंगे जहां पर आपका फोकस रहता है स्टॉक पिकिंग की तरफ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस रिस्पेक्टिव कंपनी में, ग्रोथ कैसी है, अर्निंग्स की, वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोमेंटम को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स आपके रडार पर होते हैं, किस पैरामीटर की सबसे ज़्यादा रेलेवेंस आपके लिए रहती है? तो जैसे हमने शुरुआत की, वी ट्राई टू रन अ बैलेंस फंड, तो मैं इसको ही एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे मैं इसको लोगों तक पहुंचा सकता हूँ कि 3 टाइप के स्टॉक है विच वी लाइक एंड वील बाय इन द फंड। फर्स्ट इज हाई ग्रोथ या हाई मोमेंटम कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका अगले 2-3 साल का अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी इज एटलीस्ट 20% प्लस, कि 20% अर्निंग ग्रोथ हो और कंपनी कैश फ्लो बनाती हो, भले ही कम बनाती हो बट कैश फ्लो बनाती हो, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी जनरली कैश फ्लो कम बनाती है बट नेगेटिव कैश फ्लो नहीं चाहिए। हाई ग्रोथ, रीजनेबल कैश फ्लो, रीजनेबल मैनेजमेंट, रीजनेबल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन सस्ते नहीं होंगे बट 100 पी नहीं चाहिए। इफ योर कंपनी इज ग्रोइंग एट 20%, 25%, वी आर विलिंग टू पे 40 पी और 35 पी, नॉट 100 पी। तो रीजनेबल वैल्यूएशन बट वेरी हाई ग्रोथ। दूसरा ब्रैकेट हो गया गार्प कंपनीज या ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे हमारा फिल्टर है आरओई ऑफ 20% एंड फॉर फाइनेंशियल्स 15%। रीजनेबल ग्रोथ मतलब एटलीस्ट 12% ग्रोथ, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अपना 11% हम मान के चलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो उससे ज़्यादा, तो 12-13% ग्रोथ से ज़्यादा टॉप लाइन ग्रोथ होना चाहिए और वैल्यूएशन रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब अपना 5 साल 10 साल का जो उनका वैल्यूएशन रेंज है उसके एवरेज पे कंपनी का आज का वैल्यूएशन होना चाहिए। एंड गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड, ये सारे टिक मार्क होने चाहिए। तो ये हमारी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस कंपनीज आ जाती है। गुड ग्रोथ और रीजनेबल ग्रोथ, गुड क्वालिटी बट रीजनेबली चीप। एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है वो डीप वैल्यू कंपनीज है, कंपनीज विच आर वेरी चीप। जैसे हमने आईटी सर्विस की बात की जो 5% डिविडेंड यील्ड है, या आज के मार्केट में थोड़ी केमिकल कंपनीज है, थोड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, हु आर ट्रेडिंग एट देयर लोएस्ट वैल्यूएशन इन द लास्ट 10 years। तो वो डीप वैल्यू कंपनीज हो गई कि वहां पे कोई ट्रिगर की खोज है। ऑब्वियसली वो वैल्यू ट्रैप्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे केयरफुल ये रहना है कि वैल्यू ट्रैप अवॉइड करना है। बट वेर वी सी वैल्यूएशंस आर वेरी चीप एंड 1-2 ट्रिगर है जो हमें दिख रहा है जो प्ले आउट कर सकते हैं, दैट्स द थर्ड कैटेगरी। सो फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कंपनीज एज सच। ओके, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट और तमाम बारीकियां इस फ्लेक्सिकैप फंड से जुड़ी हुई विराज जी ने बताई, और मोटा मोटा क्रक्स यही है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच इस फंड के थ्रू रहती है। किसी पर्टिकुलर स्टाइल की तरफ स्पेशली फोकस नहीं है। व्हेनेवर वेरेवर नीडेड उस अप्रोच को चेंज किया जाता है। फिर चाहे वो एलोकेशन की ही बात की ना, कोई स्टैटिक एलोकेशन पहले की तरह अब नहीं किया जाता है, बल्कि काफ़ी काउंटर सिक्लिकल इस अप्रोच इसको रखा गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कॉन्वर्सेशन में मुझे लगी वो ये, जो विराज जी ने मेंशन भी की, कि पर्पज़ यही है इस फंड के थ्रू कि इन्वेस्टर किसी भी मार्केट साइकिल में किसी भी समय इस फंड में एंटर करे। ऐसा नहीं है कि पास्ट में बहुत ज़बरदस्त पैसा बना है तो नेक्स्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस ना रहे या फिर बिल्कुल पैसा ना बने, तो उस बात पर खास ख्याल रखा गया इस फंड के थ्रू। थैंक यू विराज जी, आप शो में आए और बंधन फ्लेक्सिकैप फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमारे इन्वेस्टर्स को बताई। एक क्लैरिटी डेफिनेटली व्यूअर्स को मिलती है अगर वो इस कैटेगरी को या इस रिस्पेक्टिव फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच इस शो में शामिल। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।